अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। स्पेशमन पेपर 1 सॉल्व करना है, ठीक है, 2025 का। ये आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है, इसको याद कर लो, ठीक है, वरना पलट पलट के देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपके पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहले ही बड़ा बड़ा उन्होंने बता दिया कि भाई कैलकुलेटर्स मस्ट नॉट बी यूज्ड इन दिस पेपर, क्योंकि पेपर 1 है, ठीक है, तो इजाज़त नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करने की, दिमाग चलाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहले आ रहा है 2.70486, इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सही है। 3 के बाद देखो आपके पास क्या आ रहा है, 86 आ रहा है। सिंपल हमने क्या किया, 8 क्या है 5 से बड़ा है, जब भी नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर होगा हम उसको राउंड अप कर देंगे, और अगर 5 से लेस होगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, 2.70486 है, 8 राउंड ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा 2.705, ये इसका आंसर हो गया। सही है भाई। अच्छा, सिंप्लीफाई 10y माइनस 2y प्लस 5y, ये क्विकली आपके पास क्या हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 में से 2 निकालो 13y। सही है। अब क्या कह रहा है, द बार चार्ट शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, ये आपके पास बच्चों के नंबर्स आ गए, ठीक है। ये एक बच्चा है जिसने आपके पास इतने नंबर लिए, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं जिसने इतने लिए, ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने इतने नंबर लिए। सिंपल है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राइट डाउन द मोड। मोड आपके पास क्या होती है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स आपके पास मोड क्या कहलाती है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट। अब देखो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, कौन सा स्कोर ऐसा है जो ज़्यादा बच्चे जो है अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास सिंपली क्या है 9 है। सही है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 9 आ रही है ना, ज़्यादातर बच्चे 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगी। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते हैं कैसे बनेगा, 2 बच्चे और ये 3 ऐड कर दो 5, 5 में 1 ऐड करो 6, 6 में आप 3 ऐड करो 9, 9 में आप 5 ऐड करो 14, 14 में अगर आप 6 करो तो 20 हो गए, और फिर ये 5, तो आपके पास क्या आ रहा है टोटल आंसर, आंसर इज़ 25। सही है भाई। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आ गए। फाइंड द मीडियन स्कोर। अब मीडियन स्कोर क्या है, देखो मीडियन कैसे निकलेगा, सिंपल आपके पास मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे 25, ये रे, तो ये ऑड नंबर है, हाँ या ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1 डिवाइड बाई 2। जो वैल्यू आ रही होगी वो आपका उस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा होगा, मीडियन मिल रहा होगा, ठीक है। देखो n+1 25 + 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आंसर आएगा 13, ठीक है। तो 13 पोजीशन पे आपके पास क्या हो जाएगा, स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। और वो स्कोर कैसे निकलेगा, सिंपल है, ये आपके पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यहाँ पे आ रहा है, तो 13 के ऊपर स्कोर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। सही है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर मेरे पास हो गया इसका 8। सही है, मीडियन स्कोर 8 आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, कह रहा है द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी। टाउन बी जो है इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ टाउन ए। नॉर्थ आपके पास ये है, ठीक है, नॉर्थ इस साइड पे होता है, और आपके पास ईस्ट इस साइड पे हो गया, साउथ इस साइड पे हो गया, और वेस्ट इस साइड पे हो गया। सही है जी। यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, स्केल बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये आपके पास ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। सही है भाई। अब क्या है, टाउन बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ टाउन है, वो इसने बता दिया, और द स्केल ऑफ द ट्राइंग इज़ 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। यानी ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर आपके पास बराबर होगा किसके, 5 किलोमीटर्स के, ठीक है। अब नीचे जो पूछा हुआ है वो क्या है, कह रहे टाउन सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है, लाइन ए बी के ईस्ट में आ रहा होगा टाउन सी, लेकिन उससे पहले कंडीशन देखो बनेगा कैसे सी, इट इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम ए और 40 किलोमीटर फ्रॉम बी। कह रहा है यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट द पोजीशन ऑफ टाउन सी ऑन द स्केल ड्राइंग। मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको कंफर्म भी कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा,
सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू उसने गिवन की थी देखो 25 उसने दिया हुआ था किलोमीटर, 25 किलोमीटर टाउन ए के लिए, ठीक है। तो 25 किलोमीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 5 किलोमीटर के। अब किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, तो हमने सिंपल क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये किसकी पोजीशन आ गई, ये आ गई सी की पोजीशन, कहाँ से, ए से, ठीक है। सिमिलरली दूसरी उन्होंने पोजीशन क्या बोली हुई है, दूसरी पोजीशन बोली हुई है 40, तो 40 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 5, ये क्या आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 8 सेंटीमीटर बी से आ जाएगी, किसकी, सी की, सही है। और आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमने सिंपल एक काम ये करना है, हमने ए पे रख के हमने 5 सेंटीमीटर हमने खोला, ठीक है, कंपास के अंदर हमने 5 सेंटीमीटर खोला, 5 सेंटीमीटर से हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है, लेट सपोज ये लगा दी। और दूसरी हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर की लगा दी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर, सही है। तो एक रफली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ख़ुद कंफर्म करेंगे इसको। ये पॉइंट जो होगा ना, जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो पॉइंट आपके पास सी होगा। तो फिर जब आप इसको ज्वाइन करोगे इससे और ए से, तो ये क्या बन रहा होगा, ये लाजमी 5 सेंटीमीटर बनना चाहिए और ये 8 सेंटीमीटर बनना चाहिए, ठीक है। ये बी सी लाइन हो गई, ये ए सी लाइन हो गई। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। ये सिंपल आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास सी आ गया। अब कह रहे मेजरिंग द बियरिंग ऑफ टाउन सी फ्रॉम टाउन ए, सही है। देखो बियरिंग हमेशा क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज एंगल होता है, ठीक है, और हमेशा नॉर्थ से बन रहा होता है, ठीक है। जहाँ से बोला हुआ है फ्रॉम के बाद जो है वो आपके पास नॉर्थ वाला हो जाएगा, सही है, ये आपके पास नॉर्थ हो गया। अब कह रहा है यहाँ से आप फ्रॉम ए, और आपने किसका निकालना है, बेयरिंग ऑफ सी, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये सी वाली लाइन है, सही है। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने एंगल ले लिया क्लॉकवाइज, सही है, ये क्लॉकवाइज आपने एंगल लिया। आप जब उससे चेक करेंगे डी से, जब आप चेक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किस रेंज में होगा, 123 डिग्री से 127 डिग्री में, सही है। इसको काइंडली कंफर्म कर देना, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी मेंशन कर देना, सही है। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9, सिंपल है। अच्छा ये क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे 123 डिग्री से 127 डिग्री की रेंज में, सही है। अच्छा राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 9, बस 1/9 लिख दो, या फिर एक आंसर और लिख सकते हो, वो क्या है 0.1। इसके ऊपर ये क्या है, ये डॉट इसलिए मार्क किया है, कह रहे रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। ये 1 आपके पास रिपीट हो रहा होगा बहुत दफ़ा, तो हमने क्या कर दिया, 1 के ऊपर डॉट लगा दिया, इट मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला वर्कआउट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। देखो सिंपल है, 0.2 को आप क्या कर दो, 0.2 को और 0.4 ये मल्टीप्लाई करना है, सही है। इसका आसान तरीका देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप क्या कर दो, आगे शिफ्ट कर दो, इसको एक होल नंबर बना दो, सही है। 0.2 है, अब इसको पॉइंट से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ होल नंबर के अंदर, तो पॉइंट को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया, अब ये 2 बन गया और ये 4 बन गया। अब याद रखना कितने डेसिमल प्लेस हम आगे गए, इसमें एक, इसमें एक, तो कंप्लीट कितनी दफ़ा गए, 2 दफ़ा, ठीक है। तो आपके पास 0.2 अब क्या हो गया, 2 हो गया, 0.4 आपके पास 4 हो गया। सिंपल, आप 4 2 क्या कर लो, 8 कर लो, सही है, 4 2 8 हो गया। अब आंसर आ चुका है, कितनी डेसिमल प्लेसेस हम आगे गए थे, 2 दफ़ा, तो पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 दफ़ा मुझे पीछे जाना है, ठीक है, 1 और 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.08। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अच्छा भाई, अभी आपके पास पार्ट बी आ रहा है, पार्ट बी कह रहा है 1/3 + 2/3 डिवाइड बाय 7/6। तो यहाँ बॉड मास लग रहा होगा, बॉड मास के अंदर क्या होता है, बॉड मास के अंदर आपके पास पहले क्या आता है, पहले डिवाइड आता है, ठीक है। तो डिवाइड करो उसको, 2/3 वाला क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6/7। तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया आंसर, 2 × 2/7 मीन्स 4/7, ठीक है। तो 1
अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 7। आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्विकली हम सेम बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 4 द 12 डिवाइड बाय 7 3 द 21। तो आंसर क्या आएगा? 19/21। तो आंसर क्या आ गया? 19/21। सही है भाई। अब देखो भाई, अब फैक्टराइज करना है 12ab माइनस 3a²। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से अगर आप 3a कॉमन निकालो तो क्या बचा? 3 4 द 12 होता है, 4b माइनस a। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3a 4b माइनस a। सही है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, माया हैज़ अ स्पिनर विथ 4 सेक्शंस नंबर्ड 1 to 4। ठीक है, एक स्पिनर है जिसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। शी स्पिन द स्पिनर 200 टाइम्स, हर रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। नंबर ऑन स्पिनर 1 2 3। 1 25 दफ़ा है, 2 70 दफ़ा है, 3 55 दफ़ा है, 4 50 दफ़ा है। ये क्या है? ये स्पिनर कैसा है? बाइस्ड है या अनबाइस्ड है? ये बाइस्ड है। अनबाइस्ड के अंदर सारे इक्वल डिवाइड होते हैं। 200 है तो 50 50 हर एक को मिल रहा होगा। अभी ये क्या है? बाइस्ड है, यानी आपके पास एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही सबकी। तो हमने खैर क्या करना है? राइट डाउन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन 2। सिंपल, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सही है, तो इवेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? लैंडिंग ऑन 2 चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 70 दफ़ा आ रहा है आपके पास 2, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 200। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा 0.35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के चांसेस कितनी दफ़ा हैं? ये 35% हैं, या फिर 0.35। ठीक है, यानी ये आप एक दफ़ा स्पिन किया, स्पिन करने के बाद 35% ये चांस है कि आपके पास क्या है? 2 आ रहा हो। सही है, ये भाई ये क्या आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। सही है। और माया सेज दैट दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ अ गुड एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन 2। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर्स है। जितना आप ट्रायल्स ज़्यादा लेते हो, आपके पास उतने ही एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम से कम हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ना फिजिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, मैथ्स के अंदर भी हो रहा है। जितनी दफ़ा आप ट्रायल्स क्लियर होगे, आपके पास उतने ही चांसेस क्या हो जाएंगे? एरर के मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, कि एरर आपके पास कम से कम होता चले जाएगा। तो लार्ज नंबर्स ऑफ स्पिन्स यूज्ड, ये इसका आंसर हो गया। लार्ज स्पिन्स यूज। ठीक है, एक नंबर का सवाल है तो उसे यही बताना है बस। माया स्पिन द स्पिनर 500 टाइम, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स माया शुड एक्सपेक्ट द स्पिनर टू लैंड ऑन 2। सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होगी भाई, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की निकाल ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? 500 से। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या निकाली थी? 0.35। तो जब आप इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? तो देखो ये मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आपने 0.35 है ना, देखो 0.35 को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा? 1 2 स्टेप्स में आगे गया हूँ तो मेरे पास 35 हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना, 2 स्टेप आगे गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये 500 और 35 बन गया। सही है, तो 5 0 0 15 5 5 सॉरी 25 3 0 0 3 0 0 3 5 15। तो आंसर क्या आया? 1 5 और 2 7 और ये 5 0 0। अब पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पर है। ठीक है, देखो हम 0.35 किया था ना हमने, 500 को तो हमने आगे शिफ्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसमें। हमने 0.35 को सिंपल 35 बनाया था। तो कितने डेसिमल प्लेसेस आगे गए थे? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जितने डेसिमल प्लेसेस आगे गए हो उतने डेसिमल प्लेसेस पीछे आ जाओ। यहाँ पॉइंट है 1 2। सही है, अब पॉइंट क्या आ गया? 175। आंसर सिर्फ ये हो गया। तो 175 टाइम्स
आप अगर इसको उछालोगे, किसको, देखो 500 दफ़ा स्पिनर को आप स्पिन करो तो आपके पास 175 टाइम्स आपके पास 2 आने के चांसेस हैं। सही है भाई। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ लाइन P इज़ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 13, और इक्वेशन ऑफ लाइन Q के लिए ये दे दी, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन P। अच्छा भाई, द इक्वेशन ऑफ लाइन P ये दे दी इक्वेशन P की, और लाइन Q की इक्वेशन ये दे दी। कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन P, लाइन P का ग्रेडियंट मालूम करो। सिंपल है, आपके पास यहाँ से क्या करना है, देखो ग्रेडियंट की इक्वेशन कैसे निकलती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये जो m होता है ये आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट होता है या स्लोप होता है, ठीक है। तो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 है, तो y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स 13 माइनस 5y, सही है। और y इक्वल्स टू 13/2 माइनस 5, तो भाई क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स 13 माइनस 5x, और y इक्वल्स टू माइनस 5/2x प्लस 13/2, सही है। तो ये जो आपके पास माइनस 5/2 आ रहा है, दिस इज़ माई स्लोप या ग्रेडियंट, सही है। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन Q विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मुझे पता है एट एक्स एक्सिस y मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। तो आप सिंपली क्या करो, ये क्वेश्चन है तो आपने क्या कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो 2x माइनस 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7/2, तो 7/2, 0। सही है भाई, बात समझ आ रही है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन P एंड लाइन Q, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब क्या करो, देखो सिंपल सा काम है, ये जो Q वाली इक्वेशन है y, ये आपने क्या करनी है साइमल्टेनियसली, बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 5x प्लस 2y, y की जगह मैंने ये लाइन Q वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 13, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4x 2 7 14 इक्वल्स 13, तो 9x इक्वल्स टू 13 प्लस 14 27, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, इसको अब किस में पुट कर दो, ये वाली में पुट कर दो, तो क्या निकलेगी, तो सिंपल हो रहा होगा y इक्वल्स 2x, ये क्या दे रही होगी आपको -1। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं 3 और -1, सही है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, द डायग्राम शोस अ कंटेनर इन द शेप ऑफ प्रिज्म विद एन ओपन टॉप, ठीक है। छत इसकी क्या हुई हुई है, खुली हुई है, सही है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, क्रॉस सेक्शन इसका क्या दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, अभी उसने ट्रेपेजियम बोल दिया। ये AB की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, CD की है 26 सेंटीमीटर, और BF ये दिया हुआ है डेप्थ उसकी इस कंटेनर की 30 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कंटेनर इज़ 8 सेंटीमीटर, सही है। ये हाइट हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AB और CD के दरमियान 8 सेंटीमीटर, सही है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखो एरिया निकालना है, सिंपल काम करते हैं कि आपके पास हो क्या जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो एरिया का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के लिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। ये आपके पास क्या आ गया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आ गया। अब करना है क्या है, अब सिंपल काम है, यहाँ पर आपने वैल्यू रखी, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AB
और सी डी आपके पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। 14 + 26 और हाइट आपके पास क्या है, 8 है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो आपके पास 14 + 26 मल्टीप्लाई बाय 8, सही है। तो 14 + 26 ये क्या हो जाएगा तो भाई 40 को डिवाइड बाय 2 करो, एक काम करते हैं 2 4 8 हो गया, आंसर क्या आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो आंसर क्या आ गया 160, सही है। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर। सिंपल है, इट मीन्स वॉल्यूम मालूम करने को कह रहा है। देखो वॉल्यूम आपके पास सिंपली आपके पास ऐसे निकलता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन जो भी गिवन हो, आपको डायग्राम के अंदर क्रॉस सेक्शन कोई भी गिवन हो उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेप्थ से। डेप्थ आपके पास क्या दी हुई है, क्रॉस सेक्शन आया आपके पास 160, अभी शेप ट्रेपेजियम की थी, और डेप्थ क्या आपके पास 30। तो आंसर क्या आएगा 16 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 1 इधर गया, 3 1 ज़ा 3 4, यह आ गया 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अब याद रखना इसने हमें क्या कहा है कि हमें लीटर्स में आंसर फाइंड आउट करके दो। तो सिंपल है, आपके पास लीटर आपको मालूम है कि 1 लीटर आपके पास किसके बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, सही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको लीटर में जब लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 48 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर इज 4.8 लीटर्स। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। सही है भाई, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इनसाइड ऑफ द कंटेनर का। देखो प्यारे, है क्या, ये एक ट्रेपेजियम फ्रंट वाला हो गया, सिमिलरली ऐसे ही एक क्या होगा बैक पे होगा, सही है, नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक तो बात ये है कि ओपन टॉप है, ये बात मैं बाद में समझाता हूँ। एक ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया, और एक रेक्टेंगल ये हो गया नीचे वाला, सही है। ये एक साइड पे, एक ये साइड पे, और एक बॉटम वाला नीचे वाला, ठीक है। देखो ये भी आपके पास होता, ये भी आपके पास रेक्टेंगल होता, कब, जब टॉप कैसी होती, क्लोज होती। अभी क्या है, छत क्या है खुली हुई है, टॉप क्या है इसका ओपन है, तो इट मीन्स ये वाला आप रेक्टेंगल काउंट नहीं करेंगे। 3 रेक्टेंगल होगा, ये 2 साइड पे, ये एक बॉटम पे, 2 ट्रेपेजियम होगा, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो सिंपल सी कहानी है, ट्रेपेजियम तो आसानी के साथ निकल जाएगा, फ्रंट वाला मौजूद है, ठीक है, बैक वाला मालूम करना है, तो फ्रंट वाले ट्रेपेजियम का एरिया आ चुका है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों के लिए आ जाएगा, सही है। सिंपली हमने 160 आया था, 1 का 2 का करना है तो 160 को 2 से कर दो, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है भाई। यह आ गया 2 ट्रेपेजियम फेसेस के। अब देखो रेक्टेंगल के मालूम करने, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बॉटम वाले का। बॉटम रेक्टेंगल के लिए हमारे पास है क्या, एक तो आपके पास लेंथ आ गई, डेप्थ आ गई, या क्या BF 30 सेंटीमीटर, सही है, और एक आ गई विड्थ, वो क्या है, वो है 14 सेंटीमीटर। मैं दिखा देता हूँ, देखो भाई, ये एक तो ये लेंथ आ गई, जो ये है AE की लेंथ वही है जो BF की है, ठीक है, ये आ गई, और आपका अल्लाह भला करे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ है, इसका आपके पास क्या वैल्यू है 14 है। तो सिंपल आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने लेंथ और विड्थ को आपस में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, ये एरिया आ गया, तो क्या निकलेगा 30 × 14, ये आ गया आपके पास 420 सेंटीमीटर क्यूब, सही है मेरा बेटा। अब हमें सिमिलरली क्या निकालना है, साइड जो रेक्टेंगल्स हैं उनका, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए क्या वैल्यूज़ होंगी साइड के लिए। सिंपल है, एक तो ये चीज़ हो गई 30, उसके बाद ये चीज़ आ रही है BC, ठीक है।
अब देखो BC निकालनी है, इट मीन्स ये क्या है, स्लांट हाइट है, ये पूरी हाइट नहीं है, ये वाली चेंज है, ठीक है। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना, गौर से समझना। देखो सिंपल है, ये 26 है और ये 14 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, 14 है इधर 26 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है चेक कर लो, 26 माइनस 14 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कम है, सही है। अगर मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ये लेकर गया ऊपर, ठीक है, एक ये पॉइंट ले लो, और मैं यहाँ से गया, ये क्या हो गया, एक पॉइंट ले लो, ये जो दरमियान में बचा है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा है, ये और ये एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या किया, यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर लिख दिया, ये क्या हो गया, एक्स पॉइंट हो गया, सही है। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब काम आसान हो गया, अब सबसे पहले BC फाइंड आउट करेंगे, सही है, उसके बाद फिर इजीली हम अपना रिक्वायर्ड आंसर यानी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे साइड रेक्टेंगल्स का। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं देखो, ये मेरे पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें B से अब X का डिस्टेंस पता है जो 8 है, सही है, और B से C नहीं पता, वो मालूम करना है, और आपके पास C से X है, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास, CX का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा BS का स्क्वायर, ठीक है। मेरा बेटा इसका आंसर क्या निकल रहा होगा, ये क्या आ गया, BC का स्क्वायर, CX की वैल्यू क्या है 6, तो 6 और 6 36 प्लस BX क्या है 8, 8 8 ज़ा 64, तो टोटल क्या होगा 100। तो BC की वैल्यू क्या आई 10 सेंटीमीटर, जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये 100 सेंटीमीटर BC की वैल्यू आ गई, सही है। अब मेरे पास BC भी है और BF भी है, तो मैं क्या काम करूँगा, क्विकली मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, करूँगा लेंथ मेरे पास मौजूद है, लेंथ इज़ BF दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, और मेरे पास BC भी आ चुकी है, दैट इज़ ये हाइट हो गई, ये क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक साइड का आ गया, ये किसका आ गया, वन साइड का। बोथ साइड्स के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड्स के लिए मेरा बेटा मुझे करना है 300 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर क्या देगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। बात क्लियर हो रही है। अब मुझे क्या कह रहा था, मुझे कह रहा है भाई हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। मेरा बेटा मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो ट्रेपेजियम के क्या है वैल्यूज़, ट्रेपेजियम की आई है 320 और एक रेक्टेंगल की क्या आई, ये आपके सामने बॉटम वाले की 420 और उन दोनों की क्या आई 600। तो ये मुझे मिला के आंसर क्या देगा, मुझे मिला के आंसर देगा 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो आंसर इज़ 1340। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अब सिंपल काम है, पार्ट डी है। पार्ट डी में क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है मैथमेटिकली सिमिलर कंटेनर हैज़ अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर। हाइट क्या थी पहले 8 थी, अब क्या हो गई डबल हो गई 16 हो गई। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंटेनर विद हाइट 16 सेंटीमीटर। देखो अब सिंपल सीन ये हो रहा है, न्यू सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। न्यू सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, ओल्ड सरफेस एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे स्केल फैक्टर से, उसके स्क्वायर से, ठीक है। क्यों, स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, हाइट अभी क्या दी हुई है न्यू 16 और थी क्या 8, तो क्या आ रहा है 2,
सही है। देखो इसको ऐसे समझो, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपके पास स्केल फैक्टर 2 है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 2 के स्क्वायर से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ओल्ड सरफेस क्या है, ओल्ड सरफेस एरिया 1340 था, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या देगा, आंसर दे रहा होगा 5360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका 11वें का। कह रहा है ग्रे स्क्वायर्स एंड वाइट स्क्वायर्स आर यूज्ड टू मेक पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस, द फर्स्ट 3 पैटर्न्स इन द सीक्वेंस आर शोन। पैटर्न 4 इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, शेड स्क्वायर्स इन पैटर्न 4 टू कंटिन्यू द सीक्वेंस। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाली पूरी आपके पास जो रो है ये पूरी शेडेड है, और मिडिल वाला जो कॉलम है वो शेडेड है, ठीक है। तो ये शेडेड हो गया, और मिडिल वाला कैसे होगा, देखो यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से भी एक छोड़ा, अब यहाँ से 2 छोड़े, लेफ़्ट से राइट से भी 2 छोड़े, यहाँ से 3 छोड़े, यहाँ से भी 3 छोड़े, अब यहाँ से 4 छोड़ो, और यानी एक आपके पास स्टेप आगे बढ़ रहा है पैटर्न, सही है ना। तो हो क्या जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 छोड़ दिए, और ये वाला हो जाएगा, सही है, और बाकी ये छोड़ दी। तो आपके पास ये सीक्वेंस आपके पास कंटिन्यू हो गया। अब कंप्लीट द टेबल फॉर द पैटर्न्स इन द गिवन सीक्वेंस। देखो नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स आपके पास कितने हैं, पहले पैटर्न के 4 हैं, 2 के 7 हैं, 3 के 10 हैं। आप खुद देखो कि नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स किस वैल्यू के साथ इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ 4 है, अगर 4 में 3 ऐड हो गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 7 में अगर 3 ऐड हो गया तो 10 हो जाएगा। अब 10 में जब 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या देगा, 13 देगा, और 13 में 3 जब ऐड होगा तो 16 हो जाएगा, सही है, बात क्लियर हो गई। हाँ, अब नंबर ऑफ़ वाइट स्क्वायर्स देखना है। नंबर ऑफ़ वाइट स्क्वायर देखो किस पैटर्न के साथ बढ़ रहा है, 2 + 6 करूँगा तो 8 बन जाएगा, + 10 करूँगा तो 18 बन जाएगा। अब एक चीज़ देखना, इस बात को समझो, 2 8 18, सही है। आठ और 2 ये माइनस करो तो मुझे क्या मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 6, सही है। और 18 और 8 को माइनस करो, मुझे क्या मिलेगा, 10, सही है। तो इट मीन्स आपके पास ये हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 और 6 कैसे बन रहा है। 6 में अगर मैं +4 कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा, बात क्लियर हो रही है। तो डिक्रीमेंट कितने का आ रहा है, डिक्रीमेंट मेरे पास आ रहा है सिंपली 4 का, किस इक्वेशन को देखकर, इस इक्वेशन को देखकर, बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। यानी अगर मैं 2 में 6 ऐड करता हूँ तो 8 बनेगा, 8 में 10 ऐड करता हूँ तो 18 बनेगा। अब मुझे ये नहीं पता 18 में कितने ऐड करूँ कि चौथी पैटर्न की सीक्वेंस बन जाए, और फिर चौथी वाली जो नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर की सीक्वेंस है उसमें कितने ऐड करूँ कि 5वीं पैटर्न की नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स मिल जाए, ये कन्फ्यूजन है ना। तो यहाँ देखो 2 8 18 है, सिंपल सा क्विकली काम करना है। 8 में से 2 माइनस हुआ 6 आ गया, 18 में से 8 माइनस किया 10 आ गया। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, अब इसमें देखो कितने नंबर ऐड करने के बाद हमें सेकंड वैल्यू मिल रही है। रेफरेंस वैल्यू के अंदर 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। अब देखो 10 में अगर तुम ऐड करो 4 तो क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 14, सही है। सिमिलरली 14 में अगर तुम 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 18, सही है। तो हमें पहली वैल्यू तो 2 थी, उसमें हमने कितना ऐड किया, उसमें हमने ऐड किया 6, तो हमें 8 मिल गया, सही है। अब उसमें हमने कितना ऐड किया, 8 में देखो 2 में 6 ऐड किया तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई, ये सेकंड वैल्यू है, सही है। ये थर्ड वाली आ जाएगी इससे, यानी सेकंड वाली वैल्यू में 10 ऐड करोगे तो थर्ड वाली आ जाएगी, थर्ड वाली में 14 ऐड करोगे तो मुझे कौन सी मिल जाएगी, फोर्थ वैल्यू। और फोर्थ वैल्यू में मैं 18 जब ऐड करूँगा तो मुझे
पाँचवीं वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही है? सही है। तो मेरे पास देखो पहली वैल्यू तो 2 थी, ये हमारी बेस वैल्यू है, ठीक है। इसमें 6 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, इसमें आ गया 8। 8 में आप कितना ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे तो आपको तीसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। सही है, ये मिल रही है। अब तीसरी वाली वैल्यू में आप 14 प्लस कर दोगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी, चौथी वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 18 में आप 14 ऐड करो तो आपके पास क्या हो जाता है, 32। सही है, और ये चौथी आ गई। अब चौथी में आप ये वाली वैल्यू ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, पाँचवीं मिल जाएगी। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो 32 के अंदर 18, 32 और 10 42, 42 में 8 50। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? सही है। अब देखो, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n द नंबर ऑफ गिरे स्क्वायर्स इन पैटर्न n। देखो सबसे पहले देखो आपके पास हो क्या रहा है, यहाँ पर वैल्यू पैटर्न नंबर 1 की क्या आ रही है, नंबर ऑफ गिरे स्क्वायर की 4। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, उसने एक्सप्रेशन मांगी इन टर्म्स ऑफ n ना। लेट सपोज गिरे स्क्वायर की मैं एक फार्मूला डिफाइन कर देता हूँ 4n। अब इसमें पैटर्न नंबर 1 के लिए काम करते हैं, n = 1 तो 4 आ जाएगा। सही है। अब देखते हैं क्या ये सेकंड पैटर्न नंबर के ऊपर फुलफिल होता है फॉर्मूला। 4n है, n की जगह 2 रखा तो 4 2 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7। तो इट मीन्स ये फार्मूला हमारे पास नहीं लग सकता, फिर कोई और सा फार्मूला आएगा। अब देखते हैं 7 कैसे बन रहा है। देखो 7 बन रहा है ऐसे, 3n + 1 यानी 3 और पैटर्न नंबर 2 की वैल्यू 2 हो गई +1, तो ये क्या बन रहा है, 3 2 6 +1 तो 7 हो रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर तो लग रहा है पैटर्न नंबर 2 के ऊपर, क्या ये पैटर्न नंबर 1 के ऊपर अप्लाई हो सकता है? तो देख लेते हैं। 3n पैटर्न नंबर 1 n वैल्यू हो गई, तो 3 1 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर भी वैलिड है। अब देखते हैं क्या ये जो इन्होंने तीसरे पैटर्न की नंबर ऑफ गिरे स्क्वायर की वैल्यू दी है उसके ऊपर वैलिड है, हाँ या ना? देखते हैं। तो तीसरा पैटर्न यानी n = 3, तो 3 3 9 और 10। इट मीन्स ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया 3n + 1। सही है बेटा, ये हर सवाल के अंदर चेंज हो रहा होगा। सही है, तो इसको पहले से ही मतलब ये नहीं कह सकते कि यही फार्मूला हर पैटर्न के ऊपर फिट आ रहा होगा। अच्छा, राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स इन पैटर्न n। अब बतानी है इन टर्म्स ऑफ n, एक एक्सप्रेशन बतानी है वाइट स्क्वायर्स के लिए। देखो वाइट स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, पैटर्न देखो, पैटर्न क्या हो रहा है, ये 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लो और +1 कर दो तो क्या देगा आंसर, 2 दे रहा होगा। यानी यहाँ पर कितने वाइट स्क्वायर हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है और 2 का स्क्वायर ये 2 2 4 और ये भी 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है, यहाँ 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या दे रहा था, 2 दे रहा था, और 2 ही वाइट स्क्वायर बन रहे हैं, करेक्ट आ रहा है फॉर्मूला। 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर तो क्या बन रहा है, 8। तो ये देख लो, ये 2 ये 2 4 और ये 8 हो गए। अब ये देख लो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर तो क्या देगा, 9 और 9 9 9 18, ये बिल्कुल वैलिड आ रहा है। तो आपके पास फार्मूला क्या बना, फार्मूला बन गया, फार्मूला हो गया ये n² + n² = 2n²। सही है, तो आपके फार्मूला क्या बन गया, 2n²। अच्छा भाई, अब कह रहे पैटर्न 10 और पैटर्न 11 द सीक्वेंस आर मेड फ्रॉम ग्रे स्क्वायर्स एंड वाइट स्क्वायर। ठीक है भाई, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 10 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नीडेड टू मेक पैटर्न 11। देखो हमने अभी फार्मूला लगा लिया ग्रे स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने का। फार्मूला क्या निकाला, वो निकाला 3n + 1, और वाइट स्क्वायर के लिए जब किया तो हमारे पास वो क्या आया, वो आया 2n²। सही है भाई। अब सीन क्या हो रहा है, देखो
पैटर्न 11 के लिए भी करना है और पैटर्न 10 के लिए भी करना है। सबसे पहले तो पैटर्न 10 के लिए करते हैं, डिफरेंस बाद में लेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा पैटर्न 10 के लिए, 3 और 10 आ गया +1, सही है। तो क्या आ जाएगा 330 31। और वाइट स्क्वायर के लिए करोगे तो ये ग्रे के लिए हो गया, वाइट के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और n क्या है 10 का स्क्वायर, तो 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, सही है। ये आ गया पैटर्न 10 के लिए। अब कर रहा हूँ पैटर्न 11 के लिए। अच्छा, उसने क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बोल रहा है नीडेड टू मेक पैटर्न 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मीन्स ग्रे और वाइट दोनों का सम करके बताओ। तो ये दोनों ऐड होंगे, एक बात ध्यान में रखना। अच्छा जी, पैटर्न 11 के लिए कैसे काम करोगे, ग्रे क्या हो जाएगा पैटर्न 11 के लिए और वाइट क्या हो जाएगा। ग्रे क्या हो जाएगा 3 और 11 +1, तो 11 3 ज़ा 33 34, सही है। वाइट के लिए क्या हो जाएगा 2 और 11 का स्क्वायर, 11 11 से 121 हो गया, 121 को 2 से करो तो आंसर क्या देगा 242। इन दोनों को भी ऐड करना है। तो आपके पास देखो हो क्या गया, बड़ी वैल्यू किसकी होगी पैटर्न 11 की होगी, ठीक है। तो पैटर्न 11 पहले आ जाएगा, पैटर्न 11 माइनस पैटर्न 10, तो क्या आ जाएगा 34 + 242 और 31 + 200। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर इसका आ रहा होगा 45, सही है भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया 45। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड कह रहा है पैटर्न के इन द सीक्वेंस नीड्स 61 ग्रे स्क्वायर्स, ठीक है। तो ग्रे स्क्वायर इसके पास कितने, पैटर्न के इन द सीक्वेंस नीड्स 61 ग्रे स्क्वायर्स। तो यहाँ से फटाफट हम n की वैल्यू निकालते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था ग्रे स्क्वायर निकालने का 3n + 1। अब नीड्स 61 ग्रे स्क्वायर, यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 61 है, बात क्लियर हो रही है। यहाँ से n फाइंड आउट करना है, तो 3n एज इट इज़, ये 60, तो n की वैल्यू 20। तो पैटर्न नंबर कौन सा होगा, ये 20 होगा, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स नीडेड फॉर पैटर्न के। तो पैटर्न के लिए वाइट स्क्वायर कैसे निकालोगे, अब n 20 आ चुका है। वाइट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 2n स्क्वायर, यही था। तो 2 की जगह हमने क्या, n की जगह हमने क्या रखा 20, इसका स्क्वायर लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 400 हो गया, 4 2 ज़ा ये 800 आ गया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर, कितने वाइट स्क्वायर चाहिए इसको 800, सही है बेटा। अच्छा भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल कहानी कही हुई है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज़ ये है और ए बी की वैल्यू है, और एक बात कर दी ए बी बराबर है बी सी के। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। सिंपल सा काम करना है, देखो भाई आपने क्या किया, आपको चाहिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए बी ये वैल्यू है, ठीक है। ए बी बराबर होता है, हमें पता है ओ बी माइनस ओ ए के, ठीक है। ये आपके पास ओ ए दिया हुआ है, ठीक है, और ओ बी नहीं है, तो ओ बी निकालोगे कैसे, ए बी प्लस ओ ए। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 5 - 1, ओ ए की क्या है -2 और 3। तो यहाँ से ओ से बी की वैल्यू क्या आई 5 और 2, माइनस कर दो आपस में 3 -1 + 3, 3 और 2, ये किसकी आ गई ओ बी की आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ओ सी, हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, मतलब ओ सी निकालना है। तो ओ सी कैसे निकालोगे, ए बी बोल दिया बी सी के बराबर है, तो बी और सी कैसे आएगा, बी और सी आएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ बी मौजूद है और बी सी क्या है, बी सी खुद बराबर कह दिया है ए बी के, सही है भाई।
तो काम आसान हो गया। ए बी ओ सी निकालना है ना, तो यहाँ बी सी प्लस ओ बी, तो यहाँ पर आपके पास बी से सी क्या दिया हुआ है, बी से सी आपके पास है 5 और -1, जो ए बी की वैल्यू वही बी सी की वैल्यू है, प्लस ओ बी हमारे पास क्या आया 3 और 2। तो यहाँ से मेरा बेटा ओ से सी क्या निकलेगा, 5 और 3 8, 2 में से 1 निकालो तो 1, तो 8 और 1 इसका कॉलम वेक्टर आ गया। सही है, 8 और 1 इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। सही है। अच्छा मेरा बेटा, मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, राइट 0.2 और 3 कैसा है, रिकरिंग डेसिमल है एज अ फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपके पास जो नंबर आता है, जो डिजिट आता है वो रिकरिंग होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता है। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फ़ौरन बाद वाला डिजिट रिकरिंग नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। अभी कैसे है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट रिकरिंग नहीं है, उसके बाद वाला है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सबसे पहले आर के बराबर सपोज कर लेना है, किसी भी वेरिएबल के बराबर सपोज कर लो, किसको, जो गिवन क्वेश्चन है। सही है भाई। अब हमने क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मुद्दा ये है कि हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा, सिंपल है, आप इसको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। ये कॉन्सेप्ट है बेहतरीन, ये अगर आपको क्लियर हो गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके का। ठीक है, अच्छा ये 10 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10r इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब एक नंबर और बचा है, उसको भी लेफ़्ट साइड पे लाना है। उसको कैसे लाओगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड, देखो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 100r इक्वल्स टू 23 पॉइंट, भाई ये तो चलता रहेगा ना, हाँ या ना, बात समझ आ रही है, रिकरिंग है ना, तो ये तो रुक ही नहीं रहा। अब मैंने सिंपल एक काम ये करना है, मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए थी, मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में, इस बड़ी वैल्यू को इस छोटी वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ। सही है, तो क्या बनेगा 100r और 10r आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और क्या है 23.3 और ये क्या है 2.3। सही है, इन सब को आपस में क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट। अब सिंपल मेरे पास है 100 में से आप 10 निकालो तो कितने बचेंगे 90, और ये 0 हो जाएगा, और 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो आंसर क्या आया 21। ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना। अब r इक्वल्स 21/90। देखो ये r क्या है, ये r बेसिकली क्या है, ये r आपके पास 0.23, यही तो क्वेश्चन, यही तो है। ठीक है, r के बराबर सपोज किया था ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, तो क्या हो गया 7/30। बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप क्या लिखोगे 7/30। सही है भाई, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ई एफ एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी, एंगल बी ए डी, ठीक है, जो टर्म बीच में आ रही होती है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर एंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो बी ए डी आपके 68 डिग्री हो गया, और बी सी ई आपके 50 हो गया। कह रहा है फाइंड एंगल सी बी डी और गिव अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी टू एक्सप्लेन ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। सिंपल सा काम है। देखो सबसे पहली कहानी तो क्या है, ये बी सी डी सर्किल के कॉर्नर के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सर्किल के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स, तो ये क्या बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, वो मिलकर 180 बना रहे होते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कि ए बी सी डी ये क्या है, पॉइंट्स ऑन अ
सर्किल, तो ये क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने रीज़न देना है जब भी हम कोई वर्किंग कर रहे हूँ। एंगल BAD प्लस एंगल BCD, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं ना। ठीक है, और एंगल BAD 68 है, एंगल BCD हमारे पास नहीं है, तो 180 से माइनस करा दो, तो एंगल BCD 180 से जब माइनस हो जाएगा तो तुम्हें क्या देगा, 112। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिग्री। अब हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा कहाँ पर, मेरे पास लगेगा यहाँ पर, ये, और इसकी मदद से हम ये निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे लगेगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल इन द अपोजिट सेगमेंट। ठीक है, यही होता है सिंपल सा आपके पास थ्योरम है कि एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के जो दरमियान का होगा ना, वो बराबर होगा किसके, एंगल इन द अपोजिट सेगमेंट। ठीक है, यानी ये जो एंगल है इसका अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल आएगा, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है, ये बात मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, the angle between the tangent and a chord is equal to the angle in the opposite segment। सही है भाई, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो एंगल BCE है वही एंगल BDC हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया आपके पास एंगल BCE बराबर हो गया एंगल BDC के। सही है भाई, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 50। बात समझ आई, हाँ या ना। अब भाई हमारे पास एंगल BCD भी आ गया और एंगल BDC भी आ गया। क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है एंगल CBD, ये वाला एंगल। और हमें ये बात पता है सिंपल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास सिंपल CBD कैसे निकालोगे, CBD निकालोगे एंगल BDC, सही है, और एंगल BCD और एंगल CBD, ये कितना बनेगा मिलकर, क्योंकि ट्राइंगल है तो सम क्या होगा तीनों का 180 डिग्री। BDC का हमें पता है, BDC का हमारे पास 50 है और BCD का अपने पास क्या है, 112 है। BDC का आपके पास 50 है, BCD का अपने पास क्या है, BCD का अपने पास आ रहा है 112,
और सी बी डी अपने को पता करना है, सही है। तो एंगल सी बी डी आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो जब आप ये करोगे तो आपको आंसर क्या दे रहा होगा, 18। सही है भाई। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर एंगल सी बी डी क्या आ गया, एंगल सी बी डी आ गया आपके पास 18। सही है। आप कह रहे राइट 25 और पावर दे दी -3/2 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो भाई सिंपल सी कहानी है, यहाँ करते हैं 25 क्या दी हुई है, -3/2। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 25 को किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं 3/2। तो मुझे नज़र आ रहा है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5 टू दी पावर -3। अब ये जब रेसिप्रोकल होगी आपको पता है पावर क्या हो जाती है, साइन पावर का चेंज हो जाएगा। अभी नेगेटिव है, रेसिप्रोकल का तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव होती पॉजिटिव होती तो नेगेटिव हो जाएगी। सही है भाई। तो 5 को 3 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या देगा, 125। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/125। सही है भाई, ये सिंपल इसका आंसर आ गया। अच्छा भाई चेक करो, ये क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको 1 से लेकर 12 तक, ए की वैल्यू बताई हुई है, बोल रहा है कि x है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 10। यानी a का जो आपके पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, a इक्वल्स 6, 7, 8, 9 और 10। सही है भाई, ये ए का बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, बी का बनाना है। बी क्या है, एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। 18 का फैक्टर बनाना है बी के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल है कि 18 का फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और 3 होगा, 6 होगा और 9 हो जाएगा। 18 खुद भी हो सकता है लेकिन वैल्यू अभी यूनिवर्सल सेट की क्या है, 12 तक है, ठीक है। सी, अब सी की वैल्यू निकालो, सी सेट की, वो कैसे निकलेगी, एक्स इज़ ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर होगा 1 और 4 और 9। सही है भाई, ये आपके पास आ गई वैल्यू। कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब देखो सबसे पहला सीन हमने क्या करना है, सबसे पहला तो काम ये करना होता है, पहला स्टेप ये आपने सेट्स बना लिए, वैल्यूज़ डाल ली, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, यूनिवर्सल इसके अलावा जो वैल्यूज़ बची वो आपके पास यहाँ बाहर आ जाएंगी। सही है, तो वो बाहर लिख लेते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही होंगी, ये सबसे पहले स्टेप, बाहर सारी वैल्यूज़ लिख दो जो बचती हैं, 5 और 11 और 12। सही है भाई। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप ये करना होता है जो इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है आप वो वाली वैल्यू लिख दो। सही है। अब ए बी सी में कॉमन देखो क्या है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 9 कॉमन है तीनों के अंदर, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी, इसका कॉमन पोर्शन क्या है, इसका कॉमन पोर्शन आपके पास ये कॉमन पोर्शन आ गया, कॉमन वैल्यू क्या है, 9 है। सही है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, ए और बी में कॉमन देखो, बी और सी में देखो, ए और सी में कॉमन देखो। सबसे पहले ए और बी, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन आ रहा है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 तो है ही नहीं, 6, ठीक है, 6 और 9। अब 9 तो हम लिख चुके हैं, ठीक है, हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो 6 आपके पास आ गया, ये और बी के अंदर कॉमन। सही है भाई। अब बी और सी में देखो, बी और सी में क्या कॉमन है, 1 2 3 नहीं, 9 कॉमन है, वो तो हम लिख चुके हैं, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 आ गया,
1 कॉमन है किसमें, बी और सी में, तो बी और सी, बी ये रहा और सी का ये रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। और आपका अल्लाह भला फरमाए ए और सी में देखो कॉमन है कुछ, नहीं कोई कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ये आपके पास ये वाली चीज़ खाली है। सही है। अब जो बची वो अपने जो सेट की बची हैं वो अपने उनके वैल्यूज़ डाल दी जाएंगी। 6 नहीं डाल सकता, 6 कॉमन था, 7, 8 और 10 डाल दूँगा यहाँ पर, 7, 8 और 10। बी के अंदर क्या डालूँगा, बी में डालूँगा 1 कॉमन था क्योंकि, बी में डालूँगा 2, 3 और आपके पास क्या आ जाएगी। अब देखते हैं सी के अंदर क्या बचा, सी के अंदर आपके पास बचा 4 बस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन के अंदर फाइंड ये एन। सही है, इसका मतलब बताता हूँ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा क्या है, इंटरसेक्शन सी का है। सही है, मिसाल के तौर पर बी को भूल जाओ तो ए इंटरसेक्शन सी यही होगा। अब इसका भी इंटरसेक्शन देखना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी, बी आप ख़त्म कर दो पूरा, तो जब आप इसमें से बी निकाल दोगे तो मेरे पास कौन सा पोर्शन बन रहा होगा, मेरे पास पोर्शन आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो कोई वैल्यू मौजूद है, एन स्टैंड्स फॉर कितनी वैल्यूज इसमें मौजूद हैं, तो एक भी वैल्यू नहीं है तो आप लिख दोगे सिंपल 0। बात क्लियर हुई, हाँ या ना भाई। क्विकली मैं एक और दफ़ा समझा देता हूँ। आपके पास ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी आपके पास ये वाली वैल्यू हो गई, कह रहे इसमें से इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से बी निकाल दो। बी जब निकालोगे, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, जब आप बी हटाई दोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन बच रहा होगा, देखो ये बी वाला आ रहा था ना, तो जब आप बी को ही निकाल दोगे तो आपके पास सिर्फ कौन सा पोर्शन बचेगा, ये। उसमें पूछा रहा है कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है। सही है, तो इसलिए आंसर में क्या आ रहा है, 0। अच्छा भाई, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइम सम स्टूडेंट्स टेक टू ट्रैवल टू स्कूल वन मॉर्निंग आर शोन इन द टेबल। ठीक है, द टाइम इज़ रिकॉर्डेड इन मिनट्स। सिंपल आपके पास क्या है, 5 से 10 मिनट के दौरान कितने बच्चे थे, यानी 5 एक्सक्लूड है, यानी 6 से कह लो, 6 से 10 मिनट के दौरान आपके पास कितने बच्चे थे, उसकी वैल्यू है x, यानी ये फाइंड आउट करनी है। अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसका वैसे भी उन्होंने हिस्टोग्राम बना के दिया है, उससे फाइंड आउट होगा। अच्छा, दूसरी बात, 11 से लेकर 20 तक कितने बच्चे हैं, 16। 21 से 25 कितने, 29। 26 से 30 कितने, 20। सही है। और आपका अल्लाह भला फरमाए 31 से 60 कितने, 15। सही है। अब देखो हमने करना है क्या है, इन्होंने ग्राफ में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही होगी और वाई एक्सिस पे, और टाइम किस एक्सिस पे आ रहा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको क्विकली सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो कि वो निकलती कैसे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एज यू नो कि किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सिंपल आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है डिवाइड बाय इंटरवल। सही है, बात क्लियर हो गई, ये तो आ गया फॉर्मूला। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है सबसे पहले इसके लिए, पहले हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हिस्टोग्राम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इस वाले में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी तो है आपके पास 16। ठीक है, और इंटरवल कैसे फाइंड आउट होता है, 20 में से आप क्या माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। 10 से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आंसर क्या देगा तुम्हें, आंसर देगा 1.6। सही है। अब क्या कह रहा है,
अब कह रहा है 20 से लेकर 25 वाला देखो, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 29। सही है 29। इसकी क्या निकलेगी, इसकी निकलेगी जब आप 25 में से 20 को माइनस कर दोगे तो 5 दे रहा होगा। सही है, तो यहाँ पर 5 आ गया। सिंपल 29 डिवाइड बाई 5, 5.8 दे रहा होगा। सही है, सिंपल हो गया ना। 5 5 25 और 4 बचा, पॉइंट आकर 0 आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। सही है भाई। अब हो क्या गया, अब मुझे कह रहा है 25 से 30 की बात कर रहा है। इसमें क्या निकलेगी पूछ रहा है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब ये क्या निकलेगा 30 से 25, ये भी क्या निकलेगा 5, तो 5 से डिवाइड करो तो 5 4 20। सही है, और 30 से 60, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 30 आएगी। तो क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 15, तो 15 अपॉन इंटरवल क्या है 30, तो क्या आ जाएगा 0.5। सही है, 15 15 15 टू 30 हो गया, 0.5 आ गया। अब देखो हमने सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो रिक्वायर्ड थी ना x। अच्छा 1.6 5.8, अब 1.6 बनाते हैं सबसे पहले 10 से 20 वाली। सही है, सही है भाई। ये आ गया आपके पास कौन सी वाली, ये सिंपल आपके पास आ गई जो ये। सही है, ये हमने बना लिया। अब उसके बाद हमने ये वाली प्लॉट करनी है, 5.8 है, लेकिन इसका विड्थ क्या है 20 से 25। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो आपके पास बनना कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हो गया। सही है, ये 5.8 हो गया यहाँ से। तो उसको क्विकली हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है भाई, हमने मार्क कर लिया। अब हम क्विकली प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये आ गई 5.8। सही है जी। अब मुझे क्या मार्क करना है अब मुझे बनाना है 4 और फिर देन 0.5। इसका क्या है विड्थ 25 से 30 और फिर 30 से 60 वाली 0.5। 25 से 30 बनाओ। सही है भैया, आपके पास आ गई 25 से 30 की। सही है, ये आपके पास थी 1.6, ये तुम्हारे पास है 5.8 और ये तुम्हारे पास है क्या, ये है 5। अब बनानी है 30 से लेकर 60 तक, सिर्फ 0.5 है। सही है, तो 0.5 कहाँ आएगा यहाँ पर। सही है, तो आपने क्या किया क्विकली 0.5 30 से 60 तक है। सही है भाई, ये आपके पास क्या आ गया 30 से 60। सिंपल आपके पास 30 से 60 क्या आ गया, ये आ गई 0.5। सही है, अब देखो क्विकली फाइंड आउट करते हैं ये जो इसने हिस्टोग्राम दिया है बता ना, इसकी वैल्यू क्या है। देखो सिंपल हमें नज़र आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखो ये 0.5 ये 1। सही है, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 हो गई। 1.6 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसने आपको दी हुई है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी
इसकी विड्थ निकालो, इंटरवल कैसे निकलेगा, x अपॉन फ्रीक्वेंसी x है अपॉन 5 इक्वल्स टू 1.6, सही है। तो आपको आंसर क्या दे रहा होगा, x का आंसर मिल रहा होगा 8। बात क्लियर हो गई। वी आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है द डायग्राम शोस अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस एट पॉइंट ए। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सिंपल है, जब आपके पास क्रॉस कर रहा हो y को ग्राफ, तो एट y एक्सिस आपके पास क्या हो जाता है, सिंपल है, y एक्सिस के ऊपर आपके पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन आपके पास मौजूद है, इक्वेशन आपको दी हुई है मेरा बेटा, ये दी हुई है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 और 2 की x है पावर, तो x की जगह 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है, प्लस 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल आपके पास आंसर आ रहा होगा, ये हो गया 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, और 3 + 5, तो y इक्वल्स 8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,8, सही है। ये क्विकली आप मेंशन कर दो 0,8, सही है जी। अब कह रहे हैं मुझसे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, 2 की पावर देखो ना इस तरीके से आ रही है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होता, ये सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की वैल्यू बता सकता है। क्यों नहीं होता, वो रीज़न आपको क्विकली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आपके पास x की कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू होती ही नहीं है जिस पर फंक्शन आपके पास अनडिफाइंड हो या इन्फिनिटी पर पहुँचे। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, बात क्लियर हो रही है। तो जब x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, तो आपके पास y की वैल्यू क्या देगा, देखो y की वैल्यू सिंपली आपको दे देगा y इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 0 + 5। देखो x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, 0 को नहीं कर रहा, बहुत पीछे जा रहा है, माइनस के अंदर जा रही है वैल्यू। तो जितनी वैल्यू आपके पास 2 की पावर के अंदर नेगेटिव होती जाएगी, उतनी ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ये आपके पास वैल्यू छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है, इतनी हो जाएगी कि ये 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो अप्रोच कर रहा है ना माइनस इन्फिनिटी को, तो जब आप इसकी जगह 2 की पावर x की जगह 0 रख दोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0 हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, इसका आपको मिलेगा आंसर y इक्वल्स टू 5, जो कि क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। x की वैल्यू आ रही होती है तो वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का तो वर्टिकल एसिम्पटोट होता ही नहीं है, तो y इक्वल्स टू 5 ही आएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो यहाँ आपने क्विकली बता देना क्या आएगा, y इक्वल्स टू 5, सही। अच्छा भाई, सवाल नंबर 19 है, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, सही है, और कह रहा है फाइंड, पहला पार्ट है f(3), सिंपल है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो, जब पहले उसके अंदर f(x) वाली के अंदर, तो ये तुम्हें क्या देगा, 5 3 15, 15 + 2 17, सही है। और ये कह रहा है g(f)(x), गिव योर आंसर इन द फॉर्म, ठीक है। अब ये सिंपल सी कहानी होती है, g(f)(x), ये क्या है, g(f)(x), सिंपल है, आपके पास जो पहली टर्म है इसके अंदर आप इनपुट दे देते हो इसका, ठीक है, यानी आपके पास g की इक्वेशन क्या थी, g की इक्वेशन है x² - 5, ठीक है, ये थी। अब आप इस x के अंदर क्या दे दोगे, इस f(x) की वैल्यू इनपुट करा दोगे, बस सिंपल ही वाला काम होता है, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, x² की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आएगा, 5x + 2, 5x + 2 इसका होल स्क्वायर और -5, सही है बेटा।
तो क्या आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 5 ज़ा 20x प्लस 4 माइनस 5। तो आंसर क्या आ गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1। सही है भाई। अच्छा, अब तीसरा पार्ट कह रहा है, बोल रहा है सॉल्व 3/h f ऑफ x इक्वल्स टू -1। देखो यहाँ भी सिंपल काम यही होगा। h क्या है, सी पार्ट, h f ऑफ x, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हो रही 7 माइनस एक्स। अब इस x के अंदर आप मेरा बेटा क्या करोगे, इस x के अंदर आप f ऑफ x की वैल्यू इनपुट करा दोगे। ठीक है, सिंपल काम है। 7 माइनस 5x प्लस 2, यही होगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा 7 माइनस 5x माइनस 2। आंसर क्या आया 5 माइनस 5x। अब मुझसे पूछ क्या रहे, 3 से इसको डिवाइड करो इक्वेट और इक्वल दे लो -1 के। तो 3/h f ऑफ x इक्वल्स -1, ये काम करना है। तो आपके पास 3/5 माइनस 5x इक्वल्स -1 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स -5 प्लस 5x। 5x अपनी जगह आ रहा, -5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 8/5। बात समझ आ गई, आया ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/5। आई होप मेरा बेटा, मेरा बच्चा समझ आ गया होगा। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रहा है, बोला है OACB इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और OA आपके पास क्या है 2f है और OB आपके पास 2g है। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आपके पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सिंपल है, ये 2f है OA, तो BCB क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 2f हो जाएगी। OB 2g है, तो ACB क्या हो जाएगी 2g। सही है। x इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट AX रेशो XB इज इक्वल्स टू 3/1। अब देखो सीन क्या है, कह रहे हैं x इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट AX रेशो XB इज इक्वल्स टू 3/1। A से लेकर x वैल्यू ज़्यादा है, ये 3 है, और ये क्या है, ये x है, ये 1 है। ठीक है, अब देखो 3 और +1 ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 4। तो हमेशा कैसे देखते हैं कि ये 3 इसका डिस्टेंस है A से x तक का कंपेयर टू कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, जो कि A से B है और वो 4 है। सही है। सिमिलरली x से B आपके पास वैल्यू 1 है, लेकिन इन कंपेरिजन टू 4 ये बात मेंशन हो गई। फाइंड एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ f एंड g। सबसे पहले क्या मालूम करो, A से B मालूम करो। देखो A से B जाने का बहुत इजी वे, आप A से C जाओ और C से B चले जाओ, सिंपल है। तो हमने A से B मालूम करना है सबसे पहला पार्ट। मेरा बेटा A से B कैसे जाओगे, A से B आप ऐसे जाओगे कि A से C गई, ठीक है, और C से B चलेगा। देखो A से C आपके पास क्या आ रहा है, A से C आपके पास 2G आ रहा है। अब देखो C से B जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, B से C की तरफ आ रहे हैं। ऑरिजिनल डायरेक्शन तो ये, लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन के जा रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, वैल्यू वही होगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2G माइनस 2F, यहाँ से अब 2 कॉमन ले लो तो G माइनस F, ये और सिंपल हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरा बेटा आपके पास वैल्यू आ गई A B की। तो यहाँ क्विकली मेंशन कर देते हैं कि A की वैल्यू क्या आ रही है 2G माइनस F। सही है। अब ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी मुझसे कह रहा है कि x से c में निकालो, x से c निकालो। ठीक है, ये x पॉइंट है, ये x पॉइंट है, हमने यूं गए, उसके बाद हम यूं चले गए। सही है। तो x b पार्ट x c निकालना है मेरा बेटा, तो x b जाओ, b से
सी चले जाओ। लेकिन क्या एक्स बी डायरेक्ट मौजूद है, हाँ या ना? भाई डायरेक्ट मिला हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बी निकालेंगे। अब तुम्हें मालूम है कि एक्स बी तुम कैसे निकालोगे, एक्स बी ऐसे निकालोगे कि एक्स बी क्या था, 1/4 टाइम्स ए बी था। बेटा ये बात क्लियर हो रही है, पूरी लाइन ए बी है और उसकी वैल्यू क्या है 4, तो एक्स बी क्या है 1/4 है टाइम्स ए बी। बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बी सी आ गया। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? देखो एक्स भी एक और तरीके से निकल सकता है। वैसे एक्स भी एक और तरीके से कैसे निकलेगा, वो करना नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। अब करेंगे कैसे, दूसरा वे क्या होगा एक्स बी निकालने का। देखो एक्स बी का एक और तरीका ये होगा, एक्स बी बराबर होगा 1/, अगर मैं इसको ए बी छोड़ के ए एक्स के मुकाबले में लूँ तो 1/3 टाइम्स ए एक्स हो जाएगा। सही है, इस तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ ए एक्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम लंबी फटीक नहीं पाल रहे। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास जब ए बी निकल गया तो क्यों चैंपियन बने, हमने सिंपल कर लिया, ए बी के मुकाबले में एक्स बी निकाल लिया, 1/4 टाइम्स ए बी हो गया। अब ए बी भी मौजूद है और बी सी भी मौजूद है, क्विकली हमने इसका आंसर निकाल लेते हैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके। देखो क्या है, 1/4 ए बी क्या आया, जी माइनस एफ प्लस बी सी। मेरा बेटा बी से सी क्या डिस्टेंस है, बी से सी है। अब डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1/2g माइनस 1/2f प्लस 2f। अब इसको क्विकली हमने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यह तो एज इट इज़ रहा 1/2g माइनस 1f प्लस 4f डिवाइड बाई 2। सही है, बट 1/2g हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3/2f आ गया। सही है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, तो g प्लस ये हो गया 3f। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? तो 1/2g प्लस 3f इसका आंसर हो गया। एक्स क्या आ गया 1/2g प्लस 3f। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 21 आ रहा है, कह रहे हैं, कहते ही रहता सुनता तो है नहीं भाई पेपर वाला। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, सिंपल काम करेंगे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सिंपल काम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये बच्चों वाला काम है। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हाँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 माइनस 5 3x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, और 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2। मेरा बेटा ये आपके पास अब सॉल्व करना है क्विकली। तो हमने क्या करना है, सिंपल हो गया, 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 हो गया, 15x सही है, माइनस माइनस प्लस 5। नीचे क्या हुआ, ये देखो इसमें कहानी क्या होती है, आसान तरीका बताऊँ, 3 को इससे भी करा दो पहले और 3 को इससे भी करा दो। सही है, और 1 को इससे भी कराओ और 1 को इससे भी कराओ। सही है, ये नहीं करना कि पहले 3 को x से कराया फिर 3 को 2 से कराया, ये ना करना कि 3 को x से कराया फिर 1 को x से कराया फिर 3 को 2 से कराया 1 को x से 2 से कराया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिंपल काम ये करो, एक को उठाओ और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी टर्म्स हैं। ठीक है, फिर दूसरे को उसको सबसे करा दो। तो अभी भाई क्या हो जाएगा, 3x² नीचे और 3 2 ज़ा 6x माइनस x, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, यहाँ पर हो गया 11x प्लस 8 और 5 13
3x² और +6x और -x क्या हो जाएगा 5x-2। और अगर अरेंज कर दो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दो तो 3x² + 5x-2। सो ये आपके पास आंसर आ गया। तो भाई ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल 13 - 11x 3x² + 5x-2। सो ये आपके पास आंसर आ गया। अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है। क्या कह रहा है, दैट डायग्राम शोस अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और माइनर सेक्टर का एंगल क्या है 100 डिग्री है। अब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। इस पूरे का आपके पास एरिया फाइंड आउट करो। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले तो ये निकाल लो कि ये क्या है, ये सर्किल है ना। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया मेरा बेटा होता है A = πr²। अब तुम्हारे पास पाए तो एज इट इज़ r की जगह 3 और उसका स्क्वायर, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 9 पाए। ये किसका है, ये एरिया ऑफ सर्किल आ गया। सही है, ये एरिया ऑफ सर्किल आ गया। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकाल लेता हूँ। सेट है। अब माइनर सेक्टर का आप एरिया निकाल लो और फिर जो कंप्लीट एरिया है उससे माइनस करा दो, मेजर सेक्टर का आ जाएगा। कोई मसला। सबसे पहले तो देखो मसला ये है, हाँ मसला ये है भाईजान के 100 डिग्री को आप कन्वर्ट करो पहले रेडियंस के अंदर, क्योंकि आंसर किस में मांग रहा है, रेडियंस में मांग रहा है। ठीक है, चैन नहीं है इसको। अच्छा भाई क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा 100 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, π/360 से। क्यों भाई 360 से क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किल दिया हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, तो π/360 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। सही है, तो 5/18 पाए। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना। अच्छा अब एरिया निकालते हैं इसका। ठीक है, हम समझ रहे थे यही आ गया, तो πr²। ये तो एंगल आ गया, तो वो जो πr² होता है उस पाई की जगह मैं ये वैल्यू रखूँगा 5π/18, और आपके पास क्या आ जाएगा, r क्या है 3 का स्क्वायर, तो 5π/18 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो एरिया आपके पास मेरा बेटा यहाँ से क्या आया, यहाँ से तुम्हारे पास सिंपली आ जाएगा 5π/2 आ गया। सही है, अब ये माइनर सेक्टर का आ चुका है, मेजर सेक्टर निकालते हैं। मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, सिंपल मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो वो कैसे निकलेगा मेजर सेक्टर का, कि टोटल माइनस माइनर। सही है भाई, तो क्या हो जाएगा 9π - 5π/2, तो 18π - 5π/2 क्या हो जाएगा, 18 में से 5 निकालो 13/2π। सही है। अच्छा मेरा बच्चा, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है राइट x² - 6x - 19 इन द फॉर्म। इस फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 6x - 19। ठीक है, देखो इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग रहा होगा। ठीक है, और वो कैसे लगता है, इसके अंदर एक काम तो पहले ये करो, x² - 6x - 19 को कर दो साइड पे, थोड़ा और साइड पे कर देते हैं ताकि हमारे पास आने वाला नंबर लिख सकें। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये मिडिल टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने करना है क्या है, सिंपल काम ये करना है, उसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। देखो फॉर्मूला क्या होता है,
फार्मूला होता है लास्ट टर्म अगर निकालनी हो तो मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई कर दो उसको फर्स्ट टर्म से, ठीक है। ये याद रखना, पैसे वसूल हो जाएंगे इस लेक्चर के, सही है। अब इसके ऊपर अप्लाई करो, करके देख लेते हैं भाई। मिडिल टर्म में -6x पूरा देखना है, तो -6x ये आ गया, डिवाइड किससे हो रहा है 4f, 4 एज इट इज़, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 36x² डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 9 ज़ा 36। तो लास्ट टर्म क्या आ रही है मेरा बेटा 9 आ रही है। तो आप क्या करोगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 9 से, ठीक है। अब आपके पास हो जाएगा, तो ये पूरी आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म बन जाएगी। क्या बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर, और जब -9 और -19 ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x - 3 होल स्क्वायर -28। ये क्विकली लिख देते हैं, x - 3 होल स्क्वायर -28, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया हमने, लिख दिया भाई इस फॉर्म में। अब देखो क्या कह रहा है, यूज़ योर आंसर्स टू पार्ट ए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। तुम्हें मालूम है टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है ए और बी, जहाँ x a के बराबर होता है और y b के बराबर होता है। खैर टर्निंग पॉइंट क्या है a, b, यहाँ पर a क्या है, इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या आएगा, a आपके पास आ रहा है 3, सही है, और b को कंपेयर करो b और इसको, तो b की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, b की वैल्यू विथ साइन देखनी है -28, सही है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो इस वैल्यू को। सिंपल, सबसे पहले क्विकली हमने क्या करना है 75 का स्क्वायर रूट निकालते हैं और फिर 27 का। देखो मुझे मालूम है कि आपके पास 75 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 75 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, पहले तो क्या हो जाएगा 25 × 3, ये क्या बन जाएगा 75 बनता है। अब मैंने क्या किया, मैंने 25 को अलहदा कर लिया और √3 को अलहदा कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया 5√3, सही है। और यहाँ पर क्या मिला 27 कैसे बनता है 9 × 3, सही है, 9 के ऊपर अलग 3 के ऊपर अलग, तो मुझे क्या मिल गया 3 और √3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ 75 + 27 क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 5√3 + 3√3, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 8√3। बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8√3, सही है भाई, हाँ या ना। अच्छा भाई पार्ट बी है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रैशनलाइज का। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है भाई जिसके अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जैसे स्क्वायर रूट, हम उसको एलिमिनेट कर दें ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो आपके पास मोर सिंपलर फॉर्म में, मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट है। अब क्या करते हैं, सिंपल है, जो आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू दी हुई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, चेंज द साइन इन बिटवीन, ये जो साइन है ना बिटवीन, ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी 3/2 + 5 है √5, तो कॉन्जुगेट जब लोगे डिनोमिनेटर का तो वो क्या हो जाएगा 2 - √5, 2 - √5, सही है बेटा। अब सीन क्या हो रहा है, सिंपल सी कहानी है, ऊपर तो हो गया 3 और ये मल्टीप्लाई हो गया 2 - √5, और नीचे आपके पास 2 + √5 और 2 - √5। देखो हमेशा कॉन्जुगेट जब लोगे, रैशनलाइज जब कर रहे होगे, जब आपके पास इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में आपके डिनोमिनेटर होगा, तो यकीनन आपके पास फार्मूला कौन सा आ रहा होगा, एक फार्मूला लगा रहा होगा, दैट इज़ वो फार्मूला होता है a + b और a - b। ये बचपन वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ रहे हैं? आसान है हाँ या ना? आसान है नहीं बेटा, आसान बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 6 और 3 स्क्वायर रूट 5, कोई मसला? तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस, ये हो गया 4 माइनस 5। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और नीचे डिवाइड में -1। तो जब आप -1 को क्या करना है ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस का 6। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सही है, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6। सही है भाई, समझ आ रहा है? सो बेटा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। ये पेपर 1 हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, तो कोई भी क्वेरी हो आपके पास, कोई भी इशू हो, तो काइंडली मेंशन योर इशू इन कमेंट बॉक्स। ठीक है जी।